Hello everyone, my name is Himanshu Gupta and today we are talking about the Government of India Act 1919. The Government of India Act is also known as Montagu Chelmsford Reform. जो ये एक्ट था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। दिस एक्ट वॉज पास ऑफ 1919। जो ये वाला जो एक्ट था वो 1919 में पारित हुआ था। जो द मंटेग्यू थे जो थे वो इज़ द इंडियन सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। वो जो चेम्सफोर्ड थे इसके वाइसराय ऑफ इंडिया थे। जो ये एक्ट था 1919 का, ये पूरी तरीके से इन्फोर्स्ड हुआ था 1921 में इम्प्लीमेंट हुआ था एंड रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस बाय द डेमोक्रेसी एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या था, जो इन्होंने सेंट्रल को कंट्रोल को रिलैक्स किया था, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था डेमोक्रेटिक सेपरेट कर दिया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, और उसके अंदर क्या करता है डिवाइडेड कर दिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इनटू टू पार्ट्स। क्या हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसके अंदर टोटली जो भी पावर थी सारे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखता था। इसके अंदर इसकी ऑल द पावर सारी की सारी पावर इसके अंदर हैंडेड कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम कि द ट्रांसफर सब्जेक्ट आर टोटली फॉर द इंडियन को फेवर। जो जो आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो सारा पूरी तरीके से बात करता था आपकी इंडियन फेवर में, लाइक जैसे इंडियन वेलफेयर एंड इंडिया एजुकेशन, ये इसको बढ़ावा देता था। नेक्स्ट इन दिस द बेनिफिट ऑफ द रिलेटेड जो इंडियंस डैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर सब्जेक्ट। जितने भी इसके सारे बेनिफिट्स होते थे ये रिलेट करते थे सारे के सारे इंडियन के साथ। और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया इसके अंदर कि रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर क्या था, द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ये सारे के सारे डिसीजन और सारी की सारी पावर इन्हीं के पास थी और यही डिसाइड करते थे कि हमें आगे क्या करना और क्या नहीं करना। जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो टोटली फेवर था ब्रिटिशर के उसके अंदर, लाइक द ब्रिटिशर वेलफेयर, रेवेन्यू कलेक्टर, लैंड, लाइक आर्मी, आपकी आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, इरिगेशन टाइम हो गया, सारे के सारे इसके अंदर काम किया करता था। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर, जो लाइक ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द रिलेटेड टू द ब्रिटिशर काउंट ऑफ द रिजर्व सब्जेक्ट। एंड अब स्टार्ट करते हैं इन दिस द मोस्टली पावर हैंडेड ऑन द रिजर्व सब्जेक्ट। इसमें देखा गया था जो इसके अंदर दो आपके सब्जेक्ट थे, इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। मोस्टली जो पावर थी वो आपके रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर थी, जो कि गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में थी। इन दिस वी हैव विल सी डेट द ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वी ऑल नोन एज डायरकी सिस्टम। जो इसके अंदर 1935 वाले के जो एक्ट था उसके अंदर हमने ये भी देखा, 1919 वाले एक्ट में हमने ये भी देखा कि जो जितनी भी मोस्टली जो पावर थी सारी सारी रिजर्व सब्जेक्ट की वो गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में थी। और हमने ये देखा कि उसके अंदर हमें न्यू टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिली जो कि हमारी डुअल गवर्नमेंट कहलाई, और उसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम होता है डीआरकी। डीआरके मतलब क्या, डबल रूल। इसके अंदर नेक्स्ट प्रोविज़न निकला था, थर्ड प्रोविज़न था कि इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। इसमें क्या करता है बाइकैमरलिज्म कर दिया गया था और डायरेक्ट इलेक्शन देखा गया था। द इंडियन काउंसिल और रिप्लेस द बाइकैमरल लेजिस्लेचर काउंसिल किया। इसमें क्या करता, दो हाउसेज बनाए गए थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो अपर हाउस था वो काउंसिल ऑफ स्टेट थे और लोअर हाउस था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। एंड नेक्स्ट इज द प्रोविंशियल इस फोर्थ प्रोविजन क्या था, ग्रांटिंग द फ्रेंचाइज द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स एंड एजुकेशन। इस प्रोविज़न में देखा गया था कि जो भी, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आपका जो वोट देने का अधिकार था ये जो था वो काफ़ी कम ही लोगों को था, जो कि लिमिटेड नंबर थे, जो कि लाइक जैसे जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो कि लैंड रेवेन्यू या टैक्सेस ज़्यादा जिसको देता है, या जिसको अच्छा एजुकेशन ज़्यादा है, वही सिर्फ हमारे को आपको वोट दे सकता है। बाकी सबको अधिकार नहीं था ब्रिटिशर के टाइम में कि कोई भी आके उसको आपको वोट दे सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन इज फिफ्थ प्रोविजन एक्सटेंडेड द communal representation by the providing the separate electorate for the Sikh, Indian and Christian and Anglo-Indian European। इस प्रोविज़न में हमको बताया गया था कि जो भी हम जैसे कोई रिप्रेजेंटेशन खड़ा हो रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है, जैसे कि हमारे जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मुस्लिम कैंडिडेट के बता दूं कि मुस्लिम कैंडिडेट कोई खड़ा हो गया, तो ब्रिटिशर ने कहा था कि जो भी अगर कैंडिडेट अगर जिस भी कम्युनिटी का खड़ा हुआ तो वो उस कम्युनिटी के लोग सिर्फ उसी को वोट दे सकते हैं और किसी को वोट नहीं दे सकते। इसके अंदर क्या कहता है आपको फिक्स कर दिया था कि आपको इसी को वोट देना है, इसके अलावा आप किसी को वोट नहीं दे सकते।
ठीक है। और नेक्स्ट प्रोविजन क्या, 6 प्रोविजन क्या था, थ्री ऑफ द 6 मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर द इंडियन अदर देन द कमांडर इन चीफ। इसमें क्या कहता है, जो नेक्स्ट प्रोविज़न जो आया था उसमें क्या कहता है, जो कि वाइसराय के साथ जो मेंबर्स होते थे 6 होते थे, 6 के साथ में उसमें से 3 जो होंगे वो आपसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ इंडियन कहलाई जाएंगी। एंड 7th प्रोविज़न इज द क्या था, द क्रिएट ऑफ द न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर द इंडियन इन लंडन। क्या कहते हैं, इन्होंने क्या करता है, न्यू ऑफिस बना दिया था हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक नया ऑफिस बनाया गया था जो कि हमारा लंदन में बनाया गया था, ठीक है। और ट्रांसफर टू हिम द सम फंक्शन ऑफ द परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन। जो भी इस हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया था, उस जो कि हमारा जो पहले हमारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, उसकी जितनी भी पावर थी वो हमारी ट्रांसफर्ड हो गई थी हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया ऑफ लंदन के अंदर। एंड लास्ट प्रोविज़न आपका 7th प्रोविज़न नहीं 8th प्रोविज़न था ये, जिसके अंदर था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एज अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन द 1926 एंड इट्स वर्क अंटिल द पॉइंट द सिविल सर्विस ऑफिसर टेक इट सम। इन्होंने क्या करता है, एक आपका पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया था, जिसके अंदर आपकी सेंट्रल पब्लिक जो सर्विसेज थी कमीशन को सेटअप किया गया था 1926 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इसका काम क्या था, जो कि अपॉइंटमेंट करता था सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को, और जो कि सारे के सारे डिसीजन लेता था इसके सेम डिसीजन। एंड नेक्स्ट इन 9th प्रोविजन इज सेपरेट एंड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड टू इनेक्ट द बजट। एंड उन्होंने नेक्स्ट क्या करा था, सेपरेट कर दिया था प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को। इन्होंने क्या था, प्रोविंशियल बजट जो था और सेंट्रल बजट था दोनों को अलग अलग कर दिया था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को खुद का बजट बनाने का खुद का मौका मिल चुका था। अब नेक्स्ट का इसका जो हमारा एटलीस्ट सबसे लास्ट बचा प्रोविजन इज 10th प्रोविजन, द इंडियन क्रिएट अ न्यू कमीशन दैट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी कमिश्नर। इट वाज द रिपोर्टिंग इंक्वायरी into the report its working after 10 year and it's the coming into the 4th। इसमें क्या था, हमने एक न्यू कमीशन बनाई थी जिसको स्टैट्यूटरी कमीशन बनाए गए थे। इसका जो काम था, जैसे कि पहले क्या होता था, जो वो क्या करती थी 10 साल के अंदर आपकी जो ब्रिटिशर थे अपनी कंपनी से वो मानती थी कि आगे हमारा क्या क्या काम हुआ, क्या क्या अभी तक क्या नहीं हुआ है। तो 10 साल के अंदर जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती थी कि हमने इंडियन से इतना लोन लिया, मतलब कि इतना रेवेन्यू लिया, इतना सामान लिया, इतना लिया, सारा का बाई खाता हमने वो करते थे। लेकिन अब क्या करते, स्टैट्यूटरी कमीशन बना दी गई, उसका एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया जो कि हर साल में आपको सारी की सारी इंक्वायरी और उसके रिपोर्टिंग सब चीज़ देता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।